आज हम उत्तम कृषि साख की विशेषताओं और साख देने वाली संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तम साख किसे कहेंगे? कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और किस समय किसान को उपलब्ध होना चाहिए, ये सारी बातें इस जानकारी में निहित होंगी। एक उत्तम साख उत्पादन कार्यों के लिए स्वीकृत होता है। ऋण की राशि का भुगतान किसान तभी करेगा जब उस लेने वाले ऋण से अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी, तभी उससे वो भुगतान कर पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऋण स्वीकृत किया जाए वो उत्पादक जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जैसे उत्पादन के लिए किया जा रहा है तो उत्पादन कार्यों में लगे और उससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होनी चाहिए। ऋणदात्री संस्था कृषकों को न केवल ऋण दे बल्कि उन्हें तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें सहयोग करे, उनके आर्थिक विकास, ऋण के सदुपयोग, फॉलोअप जानकारी रखना कि भाई किसान उस ऋण का सदुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस काम के लिए लिया गया है उस काम में उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी ऋणदात्री संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी वो कृषि ऋण साख अच्छा समझा जाता है, कृषि ऋण अच्छा समझा जाता है। तीसरी बात, ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा कृषकों को कम ब्याज पर ऋण स्वीकृत होना चाहिए, क्योंकि व्यापार में और कृषि व्यवसाय में, अन्य व्यापार में और कृषि व्यवसाय में कुछ अंतर होता है। कृषि व्यवसाय अनसर्टेन बिजनेस है, इसमें निश्चितता का अभाव होता है, उत्पादन की निश्चितता नहीं होती है। इस कारण कम ब्याज पर किसानों को ऋण प्राप्त होना चाहिए। किसानों की आर्थिक स्थिति भी इतनी बढ़िया नहीं होती है, इसलिए कम ब्याज पर ऋण स्वीकृत हो ताकि किसान लेने में हिचकिचाए नहीं। ऋण सुरक्षित होना चाहिए, अर्थात कुछ सिक्योरिटी रखी जाए ताकि किसान को लगे कि मुझे जो ऋण मिला है वो किसी सिक्योरिटी के आधार पर मिला है। ये सिक्योरिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि चल अचल संपत्ति के रूप में हो। किसान की नैतिक स्थिति भी जमानत के रूप में समझी जा सकती है, उसकी योग्यता, उसका व्यवहार, ये भी अपने आप में एक जमानत होती है। अन्य बात के रूप में कृषकों को उत्पादन ऋण के साथ साथ उपभोग ऋण भी स्वीकृत होना जरूरी होता है, क्योंकि अधिकांशतः किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कृषक जो उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेगा उसे अपने उपभोग कार्यों में उपयोग कर लेता है, जिससे जो एडिशनल इनकम जनरेट होनी चाहिए, अतिरिक्त आमदनी जो पैदा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। कृषकों को जो ऋण दिया जाता है वो संपूर्ण नगद न देकर कुछ साधन के रूप में भी दिया जाना चाहिए, जैसे खाद, बीज वगैरह जो भी आवश्यकता अनुसार जो साधन है उनके रूप में दिया जाना चाहिए, ताकि फिजूल खर्ची की जो प्रवृत्ति है उसको रोका जा सके। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने की है कि जो कृषि ऋण की शर्तें होती हैं, भुगतान अदायगी की जो शर्तें होती हैं या किन शर्तों पर ऋण स्वीकृत किया गया, इससे किसान को भली भांति वाकिफ होना चाहिए। कृषकों को ऋण स्वीकृति के समय वित्तीय स्थिति के अतिरिक्त बाजार की ऋण साख, उनकी कार्य क्षमता, फार्म के आकलित लाभ की राशि और नैतिक स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बातें अच्छे कृषि साख की विशेषता के रूप में जानी जाती हैं। कृषि ऋण की कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि कृषि एक, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, कृषि एक अनिश्चित व्यवसाय है, अनसर्टेनिटी है। इट इज़ गैम्बल इन नेचर, मीन्स ये प्रकृति के साथ जुआ है, प्रकृति पर निर्भरता है, डिपेंडेंस ऑन नेचर, प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति चाहे तो बहुत अच्छा उत्पादन, प्रकृति यदि फेवरेबल रहती है, यदि प्रकृति उपयुक्त रहती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन अच्छा मिल जाता है। और यदि प्रकृति विपरीत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन
ठीक नहीं मिल पाता है। तो प्रकृति पर निर्भरता होती है, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कृषि ऋण की स्वीकृति में कि पुनर्भुगतान के लिए किसान निश्चित रूप से निश्चित नहीं हो पाता कि वो जितना हमने सोचा उतनी एडिशनल इनकम जनरेट कर पाएगा, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर पाएगा। दूसरी बात, टाइम लैग, लंबा समय, उत्पादन का जो समय होता है वो एक लंबा समय है। ऋण प्राप्ति के बाद एक उत्पादन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, तो उसके जब ऋण लेता है और ऋण जो चुकाएगा किसान वो उत्पादन के समय चुकाता है, तो ये उत्पादन पर एक लंबा समय होता है। उत्पादन में 5-6 महीने कम से कम होते हैं जिसमें किसान को अपनी फसल का उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से फलों का बगीचा है तो और भी ज़्यादा समय लगेगा, यदि पशुधन है तो तब भी समय ज़्यादा लगता है। तो बहुत लंबा टाइम लैग होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, बहुत बड़ा समय अंतराल होता है, तो इसका भी फर्क पड़ता है। तीसरी बात, सिक्योरिटी का अभाव, किसान के पास कुछ भी गिरवी रखने या सुरक्षा का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में ऋणदात्री संस्थाएं किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से हिचकती हैं। एक और बात किसानों के साथ होती है, किसान चूंकि ज़्यादातर किसानों की स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो जो उत्पादक कार्य के लिए ऋण लिया जाता है उसको वो अपने आवश्यक उपभोग खर्चों में व्यय कर देते हैं, जिसके कारण से उन्हें एडिशनल इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। कृषि व्यवसाय स्कैटर्ड होता है, जो यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो बिखरी छोटी छोटी और बिखरी होती हैं, इसलिए उनसे उत्पादन बहुत कम प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण के भुगतान की समस्या पैदा होती है। कृषि व्यवसाय सीजनल है, मौसमी है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमितता है कि कृषि व्यवसाय को एक मौसम विशेष में ही, किसी फसल विशेष को एक मौसम विशेष में ही पैदा किया जा सकता है। कृषि में उत्पादक और उपभोग ऋण में अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऋणदात्री संख्याएं कृषकों की उपेक्षा इसलिए करती हैं क्योंकि उनसे वहाँ अनसर्टेनिटी होती है, पुनर्भुगतान या किस ऋण वापसी की अनिश्चितता होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ लिमिटेशंस, यूँ कहिए कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण किसानों को लोन मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है। कृषि ऋण प्राप्त करने के स्रोत के बारे में हम विचार करें तो दो स्रोत, मुख्य रूप से दो भागों में हम इन स्रोतों को बांट सकते हैं। एक तो संस्थागत स्रोत और दूसरे गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत में साहूकार है, पेशेवर साहूकार हैं, कृषक साहूकार हैं, व्यापारी, आड़ती हैं, रिश्तेदार हैं, जमींदार हैं, इस तरह से ये संस्थागत स्रोत कहे जाते हैं। आधुनिक समय में इनका वर्चस्व कम हो गया है, पहले इनका वर्चस्व अधिक था जब ऋणदात्री सरकारी संस्थाएं या संस्थागत अभिकरण नहीं थे। संस्थागत अभिकरण या इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं, उनमें सरकार है, गवर्नमेंट सीधे भी ऋण देती है, सहकारी समितियां हैं, ऋणदात्री समितियां हैं, वाणिज्यिक बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, वित्त निगम हैं जो कृषि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। संस्थागत ऋण में सरकार का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। सरकार, सामान्य तौर पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण है वो डायरेक्ट लोन कहलाता है, प्रत्यक्ष ऋण कहलाता है, क्योंकि ये सरकार से सीधे किसान को दिया जाता है, किसी संस्था के माध्यम से नहीं दिया जाता। और इस प्रकार का लोन तकावी लोन के नाम से जाना जाता है, तकावी ऋण के नाम से जाना जाता है। तकावी ऋण सीधा, या क्रॉप लोन भी कह सकते हैं, फसल ऋण, ये सीधा कलेक्टर के द्वारा किसान को दिया जाता है। सरकारी एजेंसी है कलेक्टर सीधा किसान को इस लोन को उपलब्ध करवाता है। हालांकि ये जो है अमाउंट में यूँ कहिए कि बहुत कम होता है, ज़्यादा इतना अधिक नहीं होता है, और फसल की
बुवाई पर दिया जाता है और कटाई पर वसूल कर लिया जाता है। जब फसल तैयार हो जाती है या फसल जो बिकने योग्य हो जाती है बाजार में, तब ये लिया जाता है। इस पर सब्सिडाइज्ड रेट होती है इंटरेस्ट की, बहुत कम ब्याज दर पर यह दिया जाता है। ये ब्याज दर लगभग 6-7% तक है। इस प्रकार से तकावी ऋण एक डायरेक्ट लोन है, बाकी जो ऋण दिया जाता है वो इनडायरेक्ट लोन या अप्रत्यक्ष ऋण की श्रेणी में आता है, जो बाकी संस्थागत अभिकरणों से दिया जाता है। बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।